and you are watching Musa Azimi Education Channel Reviving the Teaching Concepts। आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप मींस विजन एंड विजन मींस टू सी। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब फिजिक्स का विजन कितना है, नेचर के ऐसे कितने एस्पेक्ट्स हैं या फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकती है या जो फिजिक्स के एक्सप्लेनेशन के अंदर, फिजिक्स के दायरेकार के अंदर आते हैं। शुरुआत की बातें तो सारी वही हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स वगैरह, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो एक्चुअल अपना काम शुरू करने जा रहे हैं वो है ये 4 मेन टॉपिक्स इस चैप्टर के। छोटा सा चैप्टर है तो सारे टॉपिक्स छोटे छोटे हैं। पहला फिजिकल क्वांटिटी, ये आप पहले मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, तो हम इस दफा फिजिकल क्वांटिटी को बहरहाल रिविजिट करेंगे, ठीक है। दूसरा सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में भी आप जानते हैं। डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं इस चैप्टर में जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे और ये 2 टॉपिक्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी रहते हैं क्योंकि डायमेंशंस तो एटलीस्ट हर साल एक एमसीक्यू डायमेंशन के टॉपिक से बनता ही बनता है, ठीक है। और डायमेंशनल एनालिसिस से भी सवाल पेपर में आता है, कम आता है लेकिन बहरहाल इट इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। लिहाजा ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे लिए नए हैं और पेपर के हवाले से भी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने से पहले या समझने से पहले जरूरी है कि एक दफा हम फिजिकल क्वांटिटी और सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स जैसे बेसिक कंसेप्ट्स को रिविजिट कर लें, ठीक है। सो लेट अस नाउ फर्स्ट स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटी। हम अपनी नेचर में जब इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। हमें नेचर में बहुत सारे फिनोमेना होते हुए नजर आते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो नजर आते हैं उसमें हमें ह्यूमन बॉडीज नजर आती हैं, उसमें हमें घर बने हुए नजर आते हैं, उसमें हमें मोटरसाइकिल्स, उसमें हमें गाड़ियां, उसमें हमें हवाई जहाज, उसमें हमें जमीन, उसमें हमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं। पंखे दिखते हैं, लाइटें दिखती हैं, पौधे दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं। दिस इज आवर नेचर, ये हमारी नेचर है। तो इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जिनकी हम देखते हैं कि मेजरमेंट भी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि ये एक मार्कर है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। 10 सेंटीमीटर ऊंचा होना इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम लेंथ का नाम देते हैं। सेंटीमीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, तो हम इससे लेंथ बता रहे हैं इसकी। तो इस नेचुरल ऑब्जेक्ट की या नेचर में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक हमें ऐसे दिखी जिसकी मेजरमेंट हमने की 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप दुकान में जाते हैं, बाजार जाते हैं, मिसाल के तौर पे दुकानदार से आपने कहा कि हमें चावल देना, 2 किलो चावल देना। वो आपको चावल 2 किलो बना के देता है, 2 किलो तोल के देता है। वो 2 किलो क्या है? किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास, वी ऑल नो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वांटिटीज ऐसी हैं जिन क्वांटिटीज की हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी यूनिट में। किलो में मेजरमेंट आपने कर ली। आप बाजार अगर जाएं गोल्ड परचेज करने के लिए तो उसमें आपको तोला में मेजरमेंट आपको देता है, ठीक है। आप दूध लेने के लिए जाएं, पानी लेने के लिए जाएं, कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जाएं तो आप उसको लीटर्स में बताते हैं। 1.5 लीटर वाली बॉटल देना भाई, 2.5 लीटर वाली देना या जंबो देना। वो जंबो का मतलब 2.25 लीटर्स। तो जो लीटर है वो वॉल्यूम की यूनिट होती है, आप लीटर में मेजर करते हैं। तो ये सारी जो मेजरमेंट्स हैं, 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर, 1 लीटर, 500 ml, ये सारी मेजरमेंट्स हैं। किसकी मेजरमेंट है? वो एक बॉटल है, उस बॉटल की कैपेसिटी है, उसके अंदर गुंजाइश है कि उसमें कितनी कोल्ड ड्रिंक आ सकती है या कितने ड्रिंक हम उसमें, कितना पानी हम उसमें भर सकते हैं। तो उसकी कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी आपने बताया? 500 ml कैपेसिटी है, तो उसको आपने मेजर कर लिया। इसी तरीके से आप कहें, एक साहब आपके पास आए, आप उसे कहें यार अभी तो नहीं हो सकता, मेरे पास कल आना। अब कल आने का मतलब ये है कि यू आर कॉलिंग हिम नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे में ये हमने दिन जो बताया ये आपने उसको बताया कि एक दिन के बाद आना। टाइम आपने बताया कि 24 आवर्स के बाद इसी टाइम पे आप मेरे पास आ जाइएगा। देन हम काम करते हैं जो भी जिस भी काम से वो आए, ठीक है। इसी तरीके से एक आज गर्मी है, बहुत गर्मी है,
ठीक है, कल भी गर्मी थी। अब हम ये बताना चाहें कि कल ज्यादा गर्मी थी कि आज ज्यादा गर्मी है। कोई कहे कि कल ज्यादा गर्मी थी, आज कोई कहे कि आज ज्यादा गर्मी है, तो हम किसकी बात पे यकीन करेंगे? कल ज्यादा गर्मी तस्लीम करेंगे या आज ज्यादा गर्मी तस्लीम करेंगे? तो हमारे पास ये आइडिया हुआ कि एक मेजरमेंट का क्राइटेरिया होना चाहिए। There has to be some criteria जिससे हमें ये आइडिया हो जाए कि हम बता सकें कि कल ज्यादा गर्मी थी या आज ज्यादा गर्मी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्राइटेरिया होता जिससे हम गर्मी को नाप सकते, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, तो हमें आसानी से पता चल जाता। मिसाल के तौर पे अगर आज गर्मी है 40 डिग्री सेल्सियस और कल गर्मी थी 38 डिग्री सेल्सियस, तो हम बता सकते हैं कि आज ज्यादा गर्मी है, इसलिए कि आज टेम्परेचर ज्यादा है। इसी तरह से हम बहुत सारी क्वांटिटीज को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी क्वांटिफिकेशन कर सके, उनकी मेजरमेंट कर सके, ताकि हमें न सिर्फ उनके दरमियान कंपैरिजन पता चल जाए, बल्कि हम उसको दोबारा कभी अगर हमें उतनी ही चीज को दोबारा क्रिएट करना हो तो हम उसी जैसे कंडीशन को वापस से ला भी सकें, करेक्ट भी कर सकें। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी दरअसल नेचर में मौजूद हर ऑब्जेक्ट की उस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं जिसकी मेजरमेंट पॉसिबल है। द कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टरिस्टिक मींस प्रॉपर्टी और क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फिनोमेना इन नेचर। फिनोमेना का जैसे मैंने आपको कहा ग्रेविटी का फिनोमेना, ठीक है, हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। इसी तरीके से किसी हैवी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो वो भी अट्रैक्ट होता है, लेकिन हैवी ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से लाइट ऑब्जेक्ट उसके मुकाबले में कम, लिहाजा दोनों के दरमियान ग्रेविटी की पावर का भी फर्क है। किसी पे ज्यादा अट्रैक्शन होती है सपोज 500 की, किसी पे कम अट्रैक्शन होती है सपोज 200 पे, तो हम कहेंगे 500 वाले पे ज्यादा फिनोमेना ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है। तो किसी भी नेचर में मिलने वाले ऑब्जेक्ट या फिनोमेना की वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी मेजरमेंट हम कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पे हमने कहा लेंथ मेजर करते हैं हम, ठीक है, चाहे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस हो, 10 मीटर्स 20 मीटर्स, चाहे आप मार्केट में कपड़ा खरीदने के लिए जाएं, आप उसको कहते हैं 4 गज देना या 7 मीटर देना या 10 मीटर देना, ठीक है, चाहे वो किसी की हाइट बता रहे हो आदमी की, आप कहेंगे कभी ये 6 फुट की हाइट है, इसकी 5 फुट की हाइट है, चाहे आप मांस बता रहे हो, बाजार जाएं, शक्कर लें, 3 अलग अलग पैक्स में शक्कर आपको नजर आएगी, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, ये 1, 2, 5, 10 किलोग्राम, ये क्या है? मेजरमेंट है उसके मास की। इसी तरीके से टाइम हम मेजर करते हैं, ठीक है, टाइम मेजर करने के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। एक विंटर सीजन के बाद दूसरा विंटर सीजन जब आएगा तो 1 साल गुजर जाएगा, 1 ईयर, ठीक है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि हम इतने साल के हैं, 50 साल की उम्र है हमारी, 40 साल की उम्र है हमारी, तो ये 40 इयर्स 50 इयर्स जो हम बता रहे हैं ये क्या है? एज बता रहे हैं, लेकिन ये एज किस यूनिट में बता रहे हैं? टाइम में बता रहे हैं। ईयर्स इज ए यूनिट ऑफ टाइम। इसी तरह से और बहुत सारे यूनिट्स हैं। संडे के बाद दूसरा संडे 7 डेज क्रॉस करने के बाद आएगा, तो ये डे क्या हुआ? अगेन अ टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं नेचर में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की, और उनको हम अलग से नोट कर लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि नेचर में हम अपने इर्द गिर्द जहां भी नजर दौड़ाते हैं, हमें हर ऑब्जेक्ट की कुछ जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आती हैं, उन सब की तो मेजरमेंट होती है। हम ऑब्जेक्ट के वजन को देखते हैं, वो भी मेजर होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट को देखते हैं, वो भी मेजर होता है, वो कितना जगह उसने घेरी हुई है वो भी होता है, अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो कितनी बिजली खर्च कर रहा है वो भी होता है, ठीक है। आपने चूल्हे पे ऑब्जेक्ट को किसी को रख के हीट किया, उससे कितनी हीट एनर्जी निकल रही है वो भी मेजर होता है, ठीक है। किसी को बुखार हो गया, कितना बुखार हो गया आपने उसको मेजर कर लिया, वो भी मेजर होता है। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह से, ठीक है। तो जिस क्वांटिटी की हम बात करते हैं वो हमें मेजरेबल नजर आती है, हत्ता कि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दोनों ब्राइट हैं, दोनों चमकदार हैं, दोनों हमें नजर आते हैं। कौन ज्यादा चमकदार है? 2 बल्ब रखे हुए हमारे पास, एक ज्यादा रोशनी देता है, एक कम रोशनी देता है, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि एक ज्यादा चमकदार है, दूसरा कम चमकदार है, लेकिन कितना चमकदार है? ज्यादा जो रोशनी देता है वो कितनी ज्यादा रोशनी देता है? तो हमने उसके लिए भी एक मेथड बनाया। वो मेथड क्या बनाया? हमने कहा ठीक है, एक बल्ब लेते हैं, बीच में एक पेपर रखा और दूसरी तरफ हमने कैंडल रखी, कैंडल मोमबत्ती। अब उस बल्ब को जलाया और यहाँ मोमबत्ती रखी।
हम देखते हैं कि बल्ब के सामने वाला पेज का हिस्सा ज्यादा रोशन और कैंडल की तरफ वाला ज्यादा डार्क है। हमने 2 कैंडल बढ़ाई, वो थोड़ा सा और ब्राइट हो गया लेकिन अभी भी डार्क है इसके मुकाबले में। बढ़ाते बढ़ाते 3, 4, 5 और फिर फाइनली हम जब 10th कैंडल रखते हैं तो देखते हैं कि पेज दोनों साइड से हमें एक जैसा नजर आता है। ना ये वाली साइड डार्क बनती है, ना ये वाली साइड ज्यादा डार्क बनती है। तो पेज एक जैसा नजर आया, इसका मतलब ये है कि हमें इसकी पावर का पता चल गया कि इसकी लाइट अप करने की या ब्राइट कर देने की जो पावर है वो इक्वल है 10 कैंडल्स के। तो ये 10 कैंडल्स हमने क्या बना लिया, मेजरमेंट करने का क्राइटेरिया बना लिया। ठीक है, फिर आपने कहा अच्छा ये चेक करो ये बल्ब कैसी रोशनी देता है, आपने दूसरा बल्ब रखा तो पता चला कि 10 कैंडल्स जब हम दूसरी साइड पे जलाते हैं तो ये साइड अभी भी डार्क है, दूसरी साइड ब्राइट है। आपने कहा ठीक है, और बढ़ाते हैं जब 20th कैंडल सपोज हमने रखी तो पेज हमें दोनों तरफ एक जैसा रोशन नजर आता है। तो हमने कहा कि इसकी पावर 20 कैंडल्स के बराबर है। अब आपको आइडिया हो गया, पहले वाला बल्ब कम 10 कैंडल्स के बराबर रोशनी देता था, ये वाला बल्ब ज्यादा 20 कैंडल्स के बराबर रोशनी देता है। तो इन शॉर्ट हमने ब्राइटनेस तक को मेजर करने का एक क्राइटेरिया बना लिया। हम बात करते हैं, कोई चिल्लाता, कहते हैं मत चिल्लाओ यार बहुत शोर हो रहा है। तो वो जो शोर होता है, वो जो चिल्ला के बात की जाती है, कौन ज्यादा तेज कौन हल्की बात कर रहा है, उसके लिए हमने क्वांटिटी बनाई इंटेंसिटी। हम इंटेंसिटी मेजर कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन ज्यादा जोर से बोल रहा है और कौन धीमे बात कर रहा है। इन शॉर्ट जितनी भी क्वांटिटीज नेचर में हम देखते हैं, हर क्वांटिटी में जो भी कैरेक्टरिस्टिक हमें नजर आती है वो कैरेक्टरिस्टिक मेजरेबल नजर आती है। तो क्वेश्चन इज, आर देयर सम क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड? अगर मेजर करने वाली क्वांटिटीज को ही हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, तो क्या कोई ऐसी क्वांटिटी भी है जिनकी मेजरमेंट ही नहीं होती? तो हम कहते हैं कि जी हाँ, ऐसा है। नेचर में एक ऑब्जेक्ट है, एक फिनोमेना है पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स हमसे मोहब्बत करते हैं। कितनी मोहब्बत करते हैं? दे लव अस टू मच, बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या उस टू मच का हमने कोई क्राइटेरिया बनाया? आपके पेरेंट्स में मोहब्बत करते हैं, उनके पेरेंट्स भी करते हैं, मेरे पेरेंट्स भी करते हैं, सब पेरेंट्स अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। एंड दे लव अस लाइक अ लॉट। तो वो अ लॉट वो कितना है, वो क्या उसके मेजरमेंट का हम कुछ क्राइटेरिया बताते हैं कि नहीं मेरे पेरेंट्स 2 किलो मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स 4 किलो मोहब्बत करते हैं? ऐसा हम नहीं बता सकते, बिकॉज किलोग्राम इज अ यूनिट या मेजरमेंट डिफाइंड फॉर अनदर फिजिकल क्वांटिटी, सेपरेट फिजिकल क्वांटिटी। तो इस मोहब्बत के लिए मेजरमेंट का हमने कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया, लेकिन वो एक कैरेक्टरिस्टिक है नेचर में फिनोमेना की। पेरेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट कह लें, फिनोमेना कह लें, जो भी कह लें। ठीक है, हम आपस में दोस्त हैं, मेरी आपसे दोस्ती है। कितनी दोस्ती है? बहुत दोस्ती है। लेकिन उस बहुत को हम बता सकते हैं कि 3 मीटर दोस्ती है, 10 मीटर दोस्ती है, 50 मीटर दोस्ती है? नहीं बता सकते। ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड गुस्सा आ रहा है, ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं बनता। दिस साउंड्स एब्सोल्युटली एब्सर्ड। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स कहना चाहिए, ऐसी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में मिलती हैं जिनकी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, और जिसके लिए मैंने आपको बताया एंगर, रिलेशनशिप, फीलिंग्स एटसेट्रा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिनकी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। सो साइंटिफिकली दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज एंड लाइकवाइज दे विल नॉट बी स्टडीड अंडर फिजिक्स, वो फिजिक्स में पढ़ी भी नहीं जाती। ठीक है, दूसरे हम कहते हैं कि ये फिजिक्स के लॉस को ओबे करती है। हर ऑब्जेक्ट पे फिजिक्स कोई ना कोई प्रिंसिपल एक्ट कर रहा होता है। जैसे ये मार्कर है, नेचर में मिलने वाले ऑब्जेक्ट है, ये ग्रेविटी से अट्रैक्ट होता है। तो ग्रेविटी इज अ नेचर्स फिनोमेना, और ग्रेविटी का अपना लॉ है, उस लॉ के मुताबिक इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करती है। 2 मैग्नेट सामने सामने रखे जाएं, ठीक है, उन दोनों मैग्नेट्स को आमने सामने रखें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो दोनों के दरमियान मैग्नेटिक लॉज काम करते हैं। तो वो नेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स काम करते हैं। ठीक है, तो हर फिजिकल क्वांटिटी को हम फिजिक्स के लॉज ओबे करते हुए भी देखते हैं। मिसाल के तौर पे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने कहा कि फिजिक्स का टारगेट क्या होता है। फिजिक्स का टारगेट ये होता है कि हर चीज को क्वांटिफाई करो, उसकी वैल्यू बताओ, ताकि हमें आइडिया हो सके कि हम कंपेरेबल सिचुएशन में जब आए तो बता सके कौन ज्यादा है और कौन कम है। तो नेचर में जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं हर एक के पास बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम
मेजर कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लियर करता चलूं, अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मार्कर, इसका साइज है 10 सेंटीमीटर, तो ये मार्कर फिजिकल क्वांटिटी हुआ? नो, हम मार्कर को मेजर नहीं कर रहे, हम मार्कर के साइज को मेजर कर रहे हैं, इसलिए इसका साइज फिजिकल क्वांटिटी हुआ, मार्कर तो एक ऑब्जेक्ट हुआ। फैन कितनी बिजली लेता है? 100 वाट पावर लेता है, तो फैन फिजिकल क्वांटिटी हुआ? नो, फैन को मेजर नहीं कर रहे, फैन तो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एक खासियत है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो उसकी इस कैरेक्टरिस्टिक को, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को हमने मेजर किया और उसको हमने पावर का नाम दिया, तो पावर हमारी फिजिकल क्वांटिटी बन गया। वो पावर लेके वो क्या काम करता है, वो क्यों पावर खर्च करता है? वो घूमता है, हमें हवा देता है, तो आपने कहा क्या उसका घूमना ये है, तो आप कहेंगे यस, 10 आरपीएम्स, 20 आरपीएम्स, 10 राउंड्स पर मिनट, 20 राउंड्स पर मिनट या रोटेशंस पर मिनट, इसको भी आपने मेजर कर लिया। 50 आरपीएम में और 100 आरपीएम में आपको पता है, जो 1 सेकंड में या 1 मिनट में 50 चक्कर लगाएगा वो कम हवा देगा, और जो 1 मिनट में 100 चक्कर लगाएगा वो ज्यादा हवा देगा, तो उसकी रोटेशन को भी आपने मेजर कर लिया, सो दैट आल्सो बिकम्स अ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन फैन या मार्कर, these are objects, objects are not being measured, their particular characteristics are being measured, और जिस particular characteristic को measure करेंगे वही physical quantity बनेगा। Anyways, back to the topic, जो हम कह रहे थे कि जब हमने नेचर को पढ़ना शुरू किया तो ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आई जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की मेजरमेंट होती है। फिजिक्स में हमारे, अब जब हम मेजर करते चले गए तो बहुत सारी क्वांटिटीज हो गई, इतनी सारी क्वांटिटीज को याद कौन रखेगा, इतनी सारी क्वांटिटीज को पढ़ने के लिए भी हमें टाइम चाहिए, ठीक है, तो कोशिश ये की गई कि चीजों को सिंपल से सिंपल बनाया जाए, क्योंकि पढ़ना तो हमको ही है। सो आवर टारगेट इज टू मेक थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। क्वांटिफाई तो करें, फिजिकल क्वांटिटीज तो बनाएं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के बजाय बस एक ही फिजिकल क्वांटिटी हो, बहुत सारे फॉर्मूला के बजाय बस एक ही फॉर्मूला हो, तो उस एक फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन हो जाए, उस एक क्वांटिटी से बाकी सारी क्वांटिटीज एक्सप्लेन हो जाए। तो हमने देखा कि ऐसा कभी होता है, कभी नहीं होता। कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी से एक्सप्लेन कर पाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनका दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता। मिसाल के तौर पे हमने एक नॉलेज बनाई क्या कि एक 1 मीटर लॉन्ग रॉड है, उस रॉड का आपने लेंथ देखा, और एक 2 मीटर लॉन्ग रॉड है, ठीक है, तो 1 मीटर लॉन्ग रॉड का आपने जब मास निकालो तो सपोज आया 1 किलोग्राम। 2 मीटर लॉन्ग रॉड का अगर आप मास निकालें तो उसका आंसर आ जाएगा 2 किलोग्राम। तो हमने कहा ठीक है, लेंथ एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स की मेजरमेंट पॉसिबल है, और लॉन्गर लेंथ लॉन्गर मास, शॉर्टर लेंथ शॉर्टर मास, 1 मीटर का 1 किलोग्राम, 2 मीटर का 2 किलोग्राम आया। तो यहां हमने एक नॉलेज बनाई कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी मास उतना ज्यादा होता चला जाएगा। बट सून वी केम टू नो कि इट्स नॉट ट्रू ऑलवेज। 1 मीटर लंबी मेटालिक रॉड का वजन और 10 मीटर लंबी प्लास्टिक रॉड का वजन बराबर नहीं होगा, ठीक है, या अगर 5 मीटर लंबी प्लास्टिक की रॉड है और 3 मीटर लंबी मेटल की रॉड है, तो दोनों के वजन में फर्क इस तरह से रहेगा कि मेटल इज ऑलवेज हेवियर देन द प्लास्टिक। तो आपने कहा ये भी कोई वो नहीं बना, ये भी कोई सही नॉलेज हमें नहीं मिली कि हमेशा लेंथ बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा। हम देखते हैं कभी लाइट ऑब्जेक्ट्स और हैवी ऑब्जेक्ट्स में, हैवी ऑब्जेक्ट अगर शॉर्टर लेंथ का भी हो तो लाइट ऑब्जेक्ट से ज्यादा मास रखता है, तो मास का लेंथ से कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, ठीक है। तो हमने कहा कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे से डिस्क्राइब नहीं हो पाती। उन क्वांटिटीज को हमने अलग कैटेगरी में डाला और देखा कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जो किसी दूसरे के जरिए इजीली डिस्क्राइब हो जाती हैं, जैसे कि एरिया। एरिया क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ क्या होती है एक्चुअली? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का ये वाला जो डिस्टेंस हमने निकाला, ये वाला जो हमने फासला निकाला, इसको आपने लेंथ का नाम दिया, ठीक है। अब विड्थ क्या होती है? उसकी चौड़ाई, थिकनेस उसकी, वो थिकनेस उसकी ऐसे निकलेगी। आप देखिए थिकनेस कोई अलग चीज नहीं है, जब मेजर करते हैं तो वो भी फुट में, सेंटीमीटर में, मीटर में आती है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि इस लेंथ को जब मैं ऐसे मेजर कर लूं, या इस लेंथ को अगर मैं इस तरह से मेजर कर लूं, तो यही लेंथ इसकी विड्थ कहलाती है। तो विड्थ तो महज एक अलग नाम है, ये एक्चुअली क्या बना? लेंथ बना, क्योंकि जब इसको मेजर भी करते हैं तो भी ये लेंथ वाली यूनिट में ही मेजरमेंट होती है।
इसी तरह हाइट भी है इसकी, ये हाइट, इसी लेंथ को अगर मैं ऐसे घुमा दूं ऊपर की तरफ, अब ये इसकी हाइट बन गई। ठीक है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, हमने कहा विड्थ और लेंथ कोई अलग अलग चीज नहीं है, दोनों लेंथ ही है, लिहाजा लेंथ पता चल गई अगर, तो आप एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। या हाइट पता चल गई अगर, हाइट भी कोई नई चीज नहीं है, हाइट इज ऑल्सो अ लेंथ, तो आप वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो कि अपने अलावा किसी दूसरी क्वांटिटी के जरिए डिस्क्राइब नहीं की जा पाती, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो कि अपने अलावा किसी भी एक या दो या ज्यादा क्वांटिटीज के जरिए इजीली एक्सप्रेस की जा सकती हैं। उन क्वांटिटीज को हमने अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। हमारे लिए अच्छा क्या होता? अच्छा ये होता कि सब एक ही क्वांटिटी से आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर अभी इतनी इंटेलिजेंस नहीं आई है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम किसी और दूसरी क्वांटिटी के जरिए एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जैसे कि टेम्परेचर। ठीक है, हम देखते हैं कि कम पानी का टेम्परेचर भी ज्यादा हो सकता है और ज्यादा वाले पानी का टेम्परेचर कम हो सकता है। तो टेम्परेचर का ना मास से कोई ताल्लुक बना, टेम्परेचर का ना हाइट से या लेंथ से कोई ताल्लुक बना, ना टेम्परेचर का टाइम से कोई ताल्लुक बना। वी कैन इमेजिन दैट इजीली। तो टेम्परेचर इज अ सेपरेट फिजिकल क्वांटिटी। दो अनइक्वल लेंथ्स या दो अनइक्वल मासेस रखने वाले भी अलग अलग टेम्परेचर पे हो सकते हैं नेचुरली, लिहाजा टेम्परेचर को डिफाइन करना हो तो ना लेंथ काम आएगी, ना मास, ना टाइम, ना कोई और क्वांटिटी। तो लेंथ की तरह, मास, टाइम की तरह टेम्परेचर को भी उस कैटेगरी में डालो जिस कैटेगरी में प्रॉपर्टीज अपने अलावा किसी दूसरे के जरिए एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो यहां हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज बन गई। हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहली टाइप को हमने कहा फंडामेंटल या बेसिक physical quantity. Those physical quantities which cannot be expressed in terms of other physical quantities, वो जो अपने अलावा किसी दूसरे से एक्सप्रेस या शो ना की जा सके, जिनको हम यूं भी कह सकते हैं कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, किसी दूसरे के जरिए जिनको एक्सप्लेन ना किया जा सके, डिस्क्राइब ना किया जा सके, वो फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। हम ये भी देखते हैं, हम इसको ऑल्टरनेटिवली यूं भी प्रोनाउंस कर सकते हैं कि ये अपने अलावा किसी दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करते। अगर मास को बदलना है तो लेंथ को बदल देने से, टाइम, टेम्परेचर को बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी ही बदलो जो कि एक्चुअल मास होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो मास को बदलना है तो क्वांटिटी ऑफ मैटर ही बदलनी पड़ेगी, लेंथ और टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर लेंथ को बढ़ाना है तो मास बढ़ा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास बढ़ा देने से उसकी क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, तो उसका साइज ही बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको उसको एक्सटेंड करना है या इंक्रीज करना है तो। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करती, हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। इसलिए हम इनको कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। वी नो के 7 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं। दूसरी तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को हमने कहा कि अगर एक क्वांटिटी वो जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती तो दूसरी वो जो दूसरे पे डिपेंड करती है, इसको हम
डिराइव्ड या डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब इनको हम इसी के जरिए मिनिमल चेंजेस के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, तो हम कह सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड या डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ या बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड या डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यहां पे डिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल स्पीड हो गई, फोर्स हो गई, एनर्जी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड या किसी एक पे दो पे डिपेंड करती हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पे एक आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला हम जानते हैं मैट्रिक की पुरानी नॉलेज से। अब सपोज करें एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है, उसकी स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड, वो 20 मीटर का फासला कवर करता है 2 सेकेंड्स में। तो आपने कहा ठीक है, इसकी स्पीड कितनी बनेगी, 20/2, 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब आप कहें कि अगर मैं डिस्टेंस को 20 के बजाय 40 कर दूं, डिस्टेंस को 40 कर दूं, तो और टाइम इतना ही रहे 2 सेकेंड्स, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 40/2, 20 मीटर्स पर सेकेंड। आपने देखा चेंजिंग द टाइम, चेंजिंग द डिस्टेंस ऑटोमेटिकली चेंजेस द स्पीड ऑफ द बॉडी, जबकि आपने खुद से स्पीड को चेंज नहीं किया था, सिर्फ डिस्टेंस को चेंज किया। तो क्योंकि डिस्टेंस पे वेलोसिटी या स्पीड डिपेंड करती है, लिहाजा वो अपने आप चेंज हो गई। यही बात टाइम के लिए भी है कि अगर टाइम को 2 सेकंड के बजाय आप 1 सेकंड कर देते तो उसकी स्पीड 20/2 के बजाय 20/1 20 मीटर्स पर सेकंड हो जाती, आपकी स्पीड से ज्यादा हो जाती, ठीक है। तो आपने तो सिर्फ टाइम को चेंज किया, तो टाइम को चेंज किया, लिहाजा क्योंकि स्पीड उस पर डिपेंड कर रही थी, अपने आप चेंज हो गई। ये क्वांटिटीज होती हैं डिपेंडेंट या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में हमारी कोशिश होती है कि फंडामेंटल कम से कम रहें, डिराइव्ड ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि कम क्वांटिटीज को, कम से कम क्वांटिटीज को पढ़ने से ही ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज को हम एक्सप्लेन कर सकें या एक्सप्रेस कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें। नेक्स्ट इज सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स से पहले हमें यह पता होना चाहिए यूनिट क्या होती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, मिसाल के तौर पे टाइम, तो हमने कहा कि टाइम है 1 सेकेंड, या किसी ऑब्जेक्ट के प्रेस करने की, मास की अगर हम एबिलिटी देखते हैं तो हमने देखा इसका वजन है 10 किलोग्राम। एक बिल्डिंग की हाइट है तो हमने उसकी हाइट देखी 20 मीटर्स, 5 स्टोरी बिल्डिंग हो, 6 स्टोरी बिल्डिंग हो, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये क्योंकि नंबर इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये न्यूमेरिक एक्सप्लेनेशन, ये नंबर्स के साथ एक्सप्लेन कर देना, तो ये हमें क्वांटिफाई करने का बता रहा है, लिहाजा ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम वगैरह। लेकिन इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम देखते हैं तो ये 2 हिस्सों में एक्सप्रेस की जाती है। खाली 1 लिख देने से पता नहीं चलेगा। जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने एक क्वांटिटी मेजर की जिसकी वैल्यू थी 5, अब ये 5 क्या है, क्या हम बता सकते हैं? हमने मेजरमेंट तो कुछ की, नंबर से पता चल रहा है, लेकिन ये नंबर किस चीज को मेजर कर रहा है ये हमें नहीं आइडिया। लिहाजा हम इसके साथ क्या लगाते हैं, हम इसके साथ यूनिट लगाते हैं 5 सेकेंड्स। जैसे ही सेकंड लगाया आप पहचान गए कि ये टाइम की बात हो रही है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा उसका ये न्यूमेरिक पोर्शन और दूसरा हिस्सा उसके साथ ये अल्फाबेट्स। ये जो न्यूमेरिक पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, जो कि दरअसल हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की साइज या वैल्यू बताता है।
और ये हिस्सा इसका यूनिट कहलाता है। यूनिट हमें क्या काम करता है? यूनिट हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पहचान बताता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी बाय नेचर है क्या, लेंथ है, मास है, टाइम है, क्या है। और मैग्नीट्यूड क्या बताता है? साइज बताता है। फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आप पहचान जाएंगे किसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये टेम्परेचर ज्यादा है। तो मैग्नीट्यूड का काम होता है फिजिकल क्वांटिटी का साइज बताना, वैल्यू बताना, ज्यादा है, कम है। और यूनिट का काम बेसिकली ये होता है कि वो हमें फिजिकल क्वांटिटी की नेचर बताता है कि जो कुछ भी मेजर किया गया, 10 हो या 100 हो, 20 हो या 1 हो, ये है क्या, किसको मेजर कर रहे हैं आप, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को मेजर कर रहे हैं आप। ठीक है, ये यूनिट्स होती हैं। इन यूनिट्स को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ टाइम पे, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ क्राइटेरिया या मुख्तलिफ यूनिट्स रही। ठीक है, मिसाल के तौर पे फ्रांस में एक सिस्टम बहुत चलता था जिस सिस्टम को कहते हैं CGS। C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम्स और S का मतलब होता है सेकंड्स। दिस इज ए फ्रेंच सिस्टम, यानी कि फ्रांस में ये इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, C सेंटीमीटर, हम ये देख रहे हैं कि सेंटीमीटर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, मीटर से आइडिया हो रहा है कि ये लेंथ की क्वांटिटी है। ग्राम मास को शो करता है और सेकंड टाइम को शो करता है। तो ये CGS सिस्टम तीन फिजिकल क्वांटिटीज, तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को, लेंथ, मास, टाइम को लेके उन्होंने मेजरमेंट का बताया। व्हाई दीज 3 ओनली? इसलिए कि उस वक्त तक मजीद फिजिकल क्वांटिटीज का तस्वरा नहीं था, ये काफी पहले की बात है। और ये समझा जाता था कि इन तीनों क्वांटिटीज के जरिए बाकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसलिए अगर इन तीन की मेजरमेंट कर लें समहाउ, तो बाकी की मेजरमेंट अपने आप हो जाएगी। जैसे कि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यानी कि लेंथ है सेंटीमीटर, टाइम है सेकंड, तो स्पीड की यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर्स पर सेकंड। ठीक है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मास की यूनिट होगी ग्राम्स, वेलोसिटी यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम को हम मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर ग्राम्स पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, ब्रिटिशर्स यानी कि इंग्लैंड जो सिस्टम यूज करता था उसको उन्होंने FPS सिस्टम कहा। दिस वाज अ ब्रिटिश सिस्टम जिसमें उन्होंने F यूनिट ली लेंथ की फुट, P यूनिट ली मास की पाउंड और टाइम के लिए सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड, FPS सिस्टम। लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड यूनिट यूज की। ये ब्रिटिशर्स यूज करते थे। ठीक है, पाउंड के लिए एक चीज, पाउंड LB, सेंटीमीटर में CM, चलो ठीक है समझ में आती है, ग्राम का G और M चलो समझ में आता है, सेकंड का SAC, फुट का FT समझ आता है, पाउंड का LB, ना पाउंड में L है ना पाउंड में B है, तो इसकी यूनिट जो है वो उसके नाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो LB ग्रीक वर्ड है जिसको हम लिब्रा पौंडो कहते हैं। तो ये लिब्रा, आपने देखा होगा कि ये साल कैसा गुजरेगा, अक्सर अखबार जहां या इस तरह से जो मैगजीन्स में ये आर्टिकल आ रहा होता है। ठीक है, तो उसमें एक स्टार होता है जिसे लिब्रा कहते हैं। अब लिब्रा का जो उन्होंने सिंबल रखा है वो सिंबल ही उसका तराजू है, वेट बैलेंस है। तो ये लिब्रा उसी वेट से या मेजरमेंट से उन्होंने निकाला है वेट की। ठीक है, अच्छा, ये इस्तेमाल होता है। फ्रेंच पीपल केम टू नो दैट दिस सिस्टम, CGS सिस्टम, इज वेरी कन्वीनियंट, but this is convenient for smaller, relatively smaller values. If they are required to find very large values, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज निकालनी हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे रेडियस ऑफ अर्थ। अब रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 into 10 raised to the power 6 meters। ठीक है, इसी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट 3.0 into 10 raised to the power 8 meters per second। These are huge, very huge values। ठीक है, तो इन वैल्यूज को अगर हमें, जो बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, चाहे लेंथ की हो या मास की हो, सपोज अर्थ का मास है 6 into 10 raised to the power 24 kilograms अप्रोक्सीमेटली, तो इनको ग्राम्स और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो और बड़ी वैल्यूज आती हैं।
तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी वैल्यूज देते हैं, यानी कि ये बहुत छोटी यूनिट्स हैं, बड़ी क्वांटिटीज को अगर हमें मेजर करना हो तो उसके लिए हमारे पास दूसरी बड़ी यूनिट्स होनी चाहिए जो कन्वीनियंटली दूसरी या बड़ी यूनिट्स की मेजरमेंट आसानी से दे सकें। जैसे मैं आपसे कहूँ 9645 या 9600 सेंटीमीटर ज्यादा आसान है या 96 मीटर ज्यादा आसान है, याद रखना। सो 96, ठीक है। इसी तरीके से 3000 ग्राम्स या 3 किलोग्राम्स, तो विच वन इज इजियर? स्मॉलर वैल्यूज, दे आर इजी टू रिमेंबर एंड इजी टू एक्सप्रेस। तो इस इजी टू एक्सप्रेस सिस्टम को उन्होंने रीडिफाइन किया फॉर लार्जर वैल्यूज। तो उस सिस्टम को उन्होंने कहा MKS सिस्टम। दिस वाज अगेन a French system made to find out या calculate या measure relatively larger physical quantities या larger values. M is for meters, K is for kilograms and S is for seconds once again. तो मीटर लेंथ की यूनिट थी, किलोग्राम मास की यूनिट थी और टाइम के लिए इन्होंने की यूनिट सेकंड की रखी, ठीक है। तो ये M के सिस्टम लार्ज क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया गया और ये इससे भी ज्यादा कन्वीनियंट सिस्टम लगा और इसलिए काफी अरसे तक यही इस्तेमाल किया जाने लगा। FPS सिस्टम को इतनी शोहरत, इतना फेम नहीं मिला बिकॉज ऑफ 2 पॉइंट्स। नंबर 1, CGS सिस्टम हो या MKS सिस्टम हो, ये हैं मैट्रिक सिस्टम्स। मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक क्वांटिटी के बाद दूसरी क्वांटिटी कैसे मिलेगी? सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 10। या उससे नेक्स्ट छोटी वाली क्वांटिटी कैसे मिलेगी? सिंपली बाय डिवाइडिंग इट विद 10। मिसाल के तौर पे हम बात करें मीटर। मीटर से नेक्स्ट जो बनेगी वो बनेगी डेकामीटर। तो मीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? मल्टीप्लाई बाय 10। डेका के बाद होता है हेक्टा। हेक्टा कैसे मिलेगा? डेका को 10 से मल्टीप्लाई करके। हेक्टा के बाद क्या बनता है? किलो। तो हेक्टा को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो किलो मिल जाएगा। मीटर से एक छोटा कौन होता है? डेसीमीटर। वो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। डेसी से छोटा कौन होता है? सेंटीमीटर। वो कैसे मिलेगा? डेसी को 10 से डिवाइड करा दे। सेंटी से छोटा कौन होता है? मिलीमीटर। वो कैसे मिलेगा? सेंटी को 10 से डिवाइड करा दे। ये मैट्रिक सिस्टम कहलाता है। एक यूनिट के बाद नेक्स्ट यूनिट कैसे मिलेगी? मल्टीप्लाई बाय 10। एक यूनिट से नेक्स्ट पहले वाली छोटी यूनिट कैसे मिलेगी? डिवाइडिंग इट बाय 10। ऑन दी अदर हैंड, जब FPS सिस्टम की हम बात करते हैं तो दीज आर नॉट मैट्रिक यूनिट्स। ये मैट्रिक सिस्टम नहीं है क्योंकि इसमें आपको वैल्यू साथ में असाइन करनी होती है या वैल्यू साथ में याद रखनी होती है। 1 फुट कितने इंचेस के बराबर होता है? तो आंसर इज 12 इंचेस, ठीक है। 1 पाउंड और किलो में अगर रिलेशन निकालें तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.22 पाउंड। तो ये सिंपल नहीं है, आपको इसके साथ हमेशा एक वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए FPS में कन्वर्जन्स टिपिकल हुआ करती थी, थोड़ी सी मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड हुआ करती थी, लिहाजा ब्रिटिश सिस्टम को इतनी पजीराई नहीं मिली सिवाय सब कॉन्टिनेंट में जहां ब्रिटिश राज था। आज भी बहुत सारी यूनिट्स ऐसी हैं जो FPS सिस्टम की हम यूज करते हैं, ठीक है। ओके, चल रहा था सिलसिला इस तरह से, बहुत अच्छा। चलते चलते प्रॉब्लम कहां आई? 2 प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम आई जब कमर्शियलाइजेशन यानी कि जब ट्रेड स्टार्ट हुई। जब ट्रेड स्टार्ट हुई तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन हमें करनी पड़ी। और उस कन्वर्जन के लिए क्या? मिसाल के तौर पे एक जगह पे आप मास मेजर करते हैं पाउंड्स में, दूसरे कंट्री में आप उसको एक्सपोर्ट करते हो, कहते हैं मैं पाउंड को नहीं जानता, मुझे किलोग्राम से बताओ, तो उस पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करके बताएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब से एविएशन स्टार्ट हुई और ज्यादा प्रॉब्लम हुई। मिसाल के तौर पे एक पायलट है, प्लेन को फ्लाई कर रहा है 300 माइल्स पर आवर से, वो दूसरे कंट्री की टेरिटरी में एंटर होता है, वो कहता है अपनी स्पीड को चेंज करके 400 किलोमीटर पर आवर कर दो। अब आपको ये लगेगा कि 300 से वैल्यू बढ़ गई 400, लेकिन यूनिट भी तो चेंज हुई।
तो यूनिट चेंज होने से किलोमीटर पर आवर से पता चला कि दरअसल 300 माइल बड़ी वैल्यू है बनिस्बत 400 किलोमीटर के। तो आपसे कंट्रोल टावर से ये कहा जा रहा है कि 300 माइल्स पर आवर से अपनी स्पीड को कम कर दो, उतनी कम कर दो कि जो 400 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो। अब ये बातें हमें कैसे, ऊपर हवा पे बैठे उसके पास अगर इतना टाइम होता कि वो कन्वर्जन करता रहे बैठ के तो हो गया काम। तो इसलिए कोशिश ये की गई ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जाए जो सब जानते हो, जिसको सब यूज करते हो, कन्वर्जन में हमें ना तो कोई टाइम जाया करना पड़े ना प्रॉब्लम हो। दूसरी बात, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज टाइम के साथ साथ ऐसी नजर आई जो कि लेंथ मास टाइम से एक्सप्रेस नहीं की जा रही थी, यानी कि इन शॉर्ट कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज भी मजीद मिली, जैसे कि टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वी नीड टू रिवाइज दिस सिस्टम। हमें दो बातें, नंबर एक बात, एक सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा लाना है जो सब जगह इस्तेमाल हो और सब कन्वीनियंटली उसी एक मेजरमेंट के सिस्टम को माने, हमें कोई लैंग्वेज बैरियर ना हो, कन्वर्जन में टाइम जाया ना हो। दूसरी चीज, जो नई फिजिकल क्वांटिटीज मिली हैं वो भी उसमें शामिल हो जाए। ठीक है, उसके लिए 1971 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसे कहते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर वेट्स एंड मेजरमेंट्स। जेनेवा में, फ्रांस के जगह शहर जेनेवा में ये मीटिंग हुई जिसमें एक यूनिट मुतारिफ कराया गया जिसे कहते हैं सिस्टम डी इंटरनेशनल। जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनती है इंटरनेशनल सिस्टम। फिर कहा गया कि सारे के सारे साइंटिस्ट, सारी स्टडी इस एक स्टैंडर्ड सिस्टम में होगी, सारी मेजरमेंट इसी सिस्टम के तहत होंगी, और उसमें उन्होंने 4 नई फिजिकल क्वांटिटीज को इंक्लूड किया। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बनाई गई। 3 तो लेंथ मास टाइम पुराने वाली, और उस पर टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इंक्लूड किया गया। इनकी यूनिट्स, क्योंकि ये एमकेएस सिस्टम ही की एक्सटेंशन थी, एमकेएस सिस्टम वाज फार मोर कन्वीनियंट देन एफपीएस सिस्टम, लिहाजा एमकेएस सिस्टम की ही तीनों यूनिट्स के साथ 4 यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी की मजीद जोड़ दी गई। टेम्परेचर का केल्विन बन गया, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला जिसकी थोड़ी देर पहले हमने बात की, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम मोल यूज करते हैं, और इनके सिंबल्स अकॉर्डिंगली एम, केजी, सेकंड का, और ये ऐसे। ठीक है, आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद दोबारा से कॉन्फ्रेंस हुई, जिनेवा में ही कॉन्फ्रेंस हुई, और उस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ये था कि हैव वी फाउंड फ्यू मोर फिजिकल क्वांटिटीज, क्या नई फिजिकल क्वांटिटी हमें ऐसी मिली विच आर ऑफ फंडामेंटल नेचर, और इन 7 क्वांटिटीज में शामिल ना हो। सो दे केम अप विद 2 न्यू फिजिकल क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल नेचर का दर्जा देना था। उन यूनिट्स को उन्होंने कहा सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स में से एक थी प्लेन एंगल, दूसरी थी सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को उन्होंने कहा हम मेजर करेंगे रेडियंस में, जिसका सिंबल आरएडी, और सॉलिड एंगल को उन्होंने कहा हम मेजर करेंगे स्टीरेडियंस में। अब ये प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन मींस अ सरफेस, और एंगल का मतलब होता है 2 लाइंस का एक दूसरे की तरफ इंक्लिनेशन, झुकाव। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम इसको अगर एक्सप्रेस करें ऐसे, तो ये एक हमारे पास लाइन है, इसके ऊपर दूसरी लाइन हो, तो ये जो दोनों के दरमियान एंगल बनता है, ये एंगल प्लेन एंगल कहलाता है। इसलिए क्योंकि इट इज ड्रॉन ऑन अ प्लेन, प्लेन मींस अ सरफेस, और है इंक्लिनेशन, तो एंगल बना, इसको इन्होंने कहा प्लेन एंगल। हम यूजुअली इस एंगल को डिग्रीज में मेजर करते हैं, लेकिन डिग्री से एक छोटी यूनिट होती है, तो उन्होंने इसकी स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन की, जिस स्टैंडर्ड यूनिट को उन्होंने रेडियंस का नाम दिया। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को हम कह सकते हैं एंगल ऑफ अ कोन। एंगल डिफाइंड विद इन अ कोन इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। जैसे कि आपके सामने ये कोन बनी हुई है, इस कोन के अंदर जो एंगल बन रहा होगा उसके सरफेसेस के बीच में, दैट इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल, जिसको कोन का एंगल कहा जाता है। इससे कोन के अंदर स्पेस का आइडिया होता है। ठीक है, इसकी यूनिट उन्होंने स्टीरेडियंस बनाई, और ये इसका सिंबल मौजूद है। ये हुई स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो
इस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये रेगुलेट किया गया सब जगह पे कि अब जो भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हैं वो सब इन स्टैंडर्ड यूनिट्स में होंगी और बाकायदा हर यूनिट की एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाई गई, स्टैंडर्डाइज किया गया। जैसे 1 मीटर अगर है तो वो 1 मीटर कितना होगा, हमारे यहाँ, आपके यहाँ, उनके यहाँ, किसी और के यहाँ एक स्टैंडर्ड लेंथ होगी और उस एक स्टैंडर्ड लेंथ को उन्होंने 1 मीटर का नाम दिया। इसी तरीके से 1 किलोग्राम, 1 सेकेंड, 1 केल्विन टेम्परेचर, 1 एम्पेयर करंट, इन सब को उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया और इनकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई और उनको स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना के रिजर्व कर दिया कि अगर इतना लेंथ होगा तो ही उसको 1 मीटर कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। अगर सो एंड सो क्वांटिटी होगी तो उसको हम किलोग्राम्स कहेंगे, अदरवाइज हम उसको किलोग्राम, 1 किलोग्राम नहीं होगा। तो इनके स्टैंडर्ड डेफिनेशंस बनाई गई, इनको प्रिजर्व किया गया और फिर पूरी दुनिया में रेगुलेट किया गया। अब सब जगह पे किलोग्राम का जो वजन है 1 किलोग्राम का वो इक्वल आता है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले मुख्तलिफ यूनिट्स थी। उन मुख्तलिफ यूनिट्स में जैसे एक लेंथ यूनिट हम अभी भी इस्तेमाल करते हैं, कभी प्लॉट खरीदने के लिए जाएं तो आप जैसे यहाँ कराची में प्लॉट वगैरह हम लेते हैं तो हम कहते हैं इतने गज ज़मीन है, सही है। पंजाब साइड पर अगर आप देखें तो वहाँ मरला एक कॉमन यूज होने वाली यूनिट है, 5 मरले का मकान है, 4 मरले का मकान है, ठीक है। एकड़ एक यूनिट यूज की जाती है, 5 एकड़ की ज़मीन है, 3 एकड़ की ज़मीन है। सोना खरीदने जाएं तो तोला में आपको बताता है कि 3 तोले सोना है, 5 तोले सोना है, ठीक है। रत्ती, माशा, ये इस्तेमाल होने वाली यूनिट्स थी। कुर्बानी का सीज़न है, आने वाले हम जा रहे हैं, तो गोश्त जो हम लेते हैं वो मन के हिसाब से बताते हैं कि 4 मन गोश्त है, 3 मन गोश्त है। अभी भी एक जगह से दूसरी जगह जब हम बहुत ज़्यादा मास बताते हैं तो हम टन यूज़ करते हैं। कोई 5 टन का ट्रक लोड कर दिया, 2 टन का ट्रक लोड कर दिया, इतने टन सरिया किसी मकान की छत में डल गया। ये अभी भी यूनिट्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। लीटर की हमने बात की कि लीटर अभी भी वॉल्यूम की यूनिट यूज़ की जाती है, जबकि वॉल्यूम लेंथ क्यूब होता है। लेंथ की यूनिट तो मीटर है तो उसको क्यूबिक मीटर होना चाहिए, बट वी डोंट यूज क्यूबिक मीटर कॉमनली या जनरली। तो एसआई सिस्टम बनने के बावजूद, एसआई सिस्टम फॉर्मुलेट होने के बावजूद बहुत सारी यूनिट्स पुरानी चलती हुई अभी भी हैं जो हम इतना कॉमनली यूज करते रहे हैं कि अब हम उनको स्टैंडर्ड यूनिट से रिप्लेस नहीं कर पाते अपनी कन्वीनियंस के लिए। उन यूनिट्स को हम कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। ये हुई स्टैंडर्ड यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स। लेकिन जो हम कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं अभी भी वो बहुत सारी उसमें से पुरानी यूनिट्स हैं, दे आर नोन एज प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस और बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ यूजेज हम अभी भी सारी प्रैक्टिकल यूनिट्स को रिप्लेस नहीं कर सके हैं। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स अभी भी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। एक आखिरी में एक बात और आपको कहूँ कि देखें सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूनिट्स लिखने का जो तरीका होता है उस तरीके में जब हम यूनिट का पूरा नाम लिख रहे होते हैं ना तो कोई कैपिटल लेटर इस्तेमाल नहीं होता, ना मीटर का एम, ना किलो का के, ना सेकंड का, ना केल्विन का के, हत्ता के। हालांकि नाम है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ना केल्विन, ना एम्पेयर, ना कैंडेला, ना मोल, सब के सब स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं। लेकिन जब हम उनके सिंबल्स यूज करते हैं तो सिंबल में जो नाम होता है उसको हम कैपिटल से शो करते हैं, जैसे कि केल्विन का के कैपिटल से है, एम्पेयर का ए कैपिटल में है, हत्ता के फोर्स की यूनिट जब हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन, तो फुल फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये भी स्मॉल एम से लिखी जाएगी, लेकिन जब इसका सिंबल यूज करेंगे तो कैपिटल एम। इसी तरह जूल्स एक साइंटिस्ट है जिसके नाम पे हमने एनर्जी की यूनिट रखी हुई है, जब उसकी पूरी फॉर्म लिखेंगे तो स्मॉल जे में आएगा, लेकिन अगर वैल्यू के साथ सिर्फ इस यूनिट का सिंबल बनाएंगे तो दैट विल बी कैपिटल जे, ठीक है। ये सेट चीजें हैं जो हमें पुराने साइंटिस्ट्स ने हमें एक दफ़ा डिफाइन कर दिया कि ये रूल हमने बना दिए हैं आफ्टर ऑल द अप्स एंड डाउन्स या डिफिकल्टीज फेस्ड इन द प्रीवियस एरा, और फिर एक हमें उन्होंने ये सेट पैटर्न बता दिया जिसके मुताबिक अब हमें आगे अपनी स्टडीज़ को परसू करना होता है, एंड वी आर डूइंग इट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एसआई सिस्टम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे इस चैप्टर का अगला हिस्सा जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ये ज़रूरी कंसेप्ट्स थे, जब तक आपको फंडामेंटल और डायरेक्ट का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा आप डायमेंशन नहीं समझ सकते।
ठीक है। और मैट्रिक सिस्टम्स में या एफपीएस सिस्टम में क्या फ़र्क था, पहले कौन कौन से सिस्टम्स थे, अब उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बातें हमें अगर पता हों तो हमारे लिए आगे स्टडी करना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आसान हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम शुरू करेंगे डायमेंशंस इन डायमेंशन एनालिसिस। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बादब बानसी।